नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे बालों के झड़ने से जुड़ी एक समस्या एलोपेशिया एरेटा की। एलोपेशिया एरेटा बालों के झड़ने का एक बहुत ही सामान्य रूप है। इससे पहले एलोपेशिया को एक संक्रामक रोग या कुछ संक्रामक तत्वों के जरिए होने वाला रोग माना जाता था, लेकिन अब दुनिया भर में त्वचा विशेषज्ञों ने इसे एक ऑटो इम्यून विकार का नाम दिया है। तो अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनंता खुराना। डॉक्टर अनंता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर अलका कपूर। डॉक्टर अलका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनु कपूर। डॉक्टर अनु, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी अगर अपने बालों के झड़ने से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिख सकते हैं। माना जाता है कि हर रोज सिर से 100 बाल तक टूटना चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि सिर के बाल पतले होकर टूटते हैं और फिर दोबारा उगाते हैं। लेकिन चिंता की बात तब है जब बाल उगने का चक्र खराब हो जाता है और बाल टूटते तो हैं लेकिन उगते नहीं हैं और हेयर फॉलिकल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सिर की कोशिकाओं में निशान और धब्बे पड़ जाते हैं। हर महिला और पुरुष में रोजाना करीब 100 बालों तक झड़ना आम माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में बालों का झड़ना गंभीर हो जाता है। एलोपेशिया एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें सामान्य से ज्यादा बाल झड़ते हैं। ये बीमारी आज आम होती जा रही है। पुरुषों में गंजापन ज्यादा देखा जाता है, पर अब महिलाएं भी गंजेपन का शिकार हो रही हैं। बहुत हद तक जीवन शैली से जुड़ी इस बीमारी के कई प्रकार हैं, जिनके कारण भी अलग अलग हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ये सबसे ज्यादा होने वाला गंजापन है और महिलाओं से ज्यादा ये पुरुषों में होता है, इसलिए इसे पुरुषों का गंजापन भी कहा जाता है। इस गंजेपन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संबंधी बदलाव और आनुवंशिकता जिम्मेदार है। एलोपेशिया एरेटा, इसमें सिर के अलग अलग हिस्सों से बाल गिरने लगते हैं, जिससे सिर पर गंजेपन का पैच सा दिखाई देने लगता है। ये शरीर की इम्यून क्षमता के कमजोर होने के कारण होता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया ये लंबे समय तक एक ही ढंग से बालों के खिंचे रहने के कारण होता है, जैसे किसी खास तरह का हेयर स्टाइल या चोटी रखने से। पहले ये धारणा थी कि गंजापन सिर्फ पुरुषों में ही होता है और महिलाओं में सिर्फ बाल झड़ते हैं, लेकिन अब महिलाओं में भी गंजेपन की समस्या सामने आने लगी है। एक स्टडी के मुताबिक जब फॉलिसाइल सिकुड़ने लगते हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और उस जगह पर गंजापन आ जाता है। महिलाओं में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं में गंजेपन की बात करें तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक गुण, उम्र बढ़ने के कारण, सर्जरी, कीमोथेरेपी या किसी दवा के प्रभाव के कारण, या फिर मेनोपॉज के कारण भी गंजापन हो सकता है। वहीं पुरुषों में गंजेपन की शुरुआत कनपटी से होती है, जबकि महिलाओं में गंजेपन की शुरुआत बीच की मांग से होती है। दोनों में ही गंजेपन के कारण अलग अलग होते हैं। एलोपेशिया के उपचार का सबसे पहला चरण है लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान करना। इस दौरान मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। गंजेपन का पैटर्न, सूजन या संक्रमण का परीक्षण होता है। थायराइड और आयरन की कमी की पहचान के लिए ब्लड टेस्ट और हार्मोनल टेस्ट की मदद से इसकी जांच हो सकती है। तेजी से बढ़ती इस बीमारी से लड़ने के लिए कई उपाय भी मौजूद हैं, जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर घरेलू उपचार तक शामिल हैं। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कॉल मिलाइए। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और पहले कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक ने हमें कॉल किया है। दीपक कुमार ने पटना से हमें कॉल किया है। दीपक, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, क्या है कि मेरा बाल झड़ रहा है। जी, उम्र बताइए अपनी। जी, उम्र 24 हुआ। अच्छा, क्या कुछ बताइए किस तरह से बाल झड़ रहे हैं? क्या एक ही जगह से आपके बाल झड़ रहे हैं? जी, केवल आगे वाला भाग से झड़ रहा है और क्या है कि डैंड्रफ की भी समस्या है, जो बाल खुजलाता है कभी कभी।
अच्छा दीपक, आप एक बात बताइए, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आप जी। बताइए आप किससे सुझाव लेना चाहेंगे? ये होम्योपैथी ठीक है, जिससे ठीक है। कारगर इलाज हो सके वही ठीक है। ठीक है। दीपक, आप कॉल पर बने रहिएगा। जी। डॉक्टर अनु, आप कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे इनसे? हाँ जी। दीपक जी, जैसे आपकी समस्या है, आप 24 वर्ष के हैं, तो उसमें आपके बाल कब से गिर रहे हैं? जी 2 या 3 साल से। 2 या 3 साल से। आपने कोई होम्योपैथिक इलाज किया इसका? जी मैंने एक डॉक्टर को दिखाया हुआ था, लेकिन वो बोले कि नहीं इसका कोई इलाज ही नहीं होता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जो है तकरीबन कितने बाल गिर जाते हैं एक दिन में? तो अभी तो हम हमेशा छिला के रखते हैं, उसको मुंडन करवा के रखते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसा है कि आपने कुछ जांच है जो बहुत ज़रूरी है करानी, कि कोई आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहे, या आप एक अपनी खून की जांच कराइए कि कहीं एनीमिया तो नहीं है, एक नहीं, थायराइड। इधर मैंने करवाया हुआ था इसलिए। सारा जांच आपका कराना ज़रूरी होगा। सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या कारण है, कोई थायराइड की डिजीज़ है, कोई पिट्यूटरी की डिजीज़ है, कोई एनीमिया है, या आपका खान पान स्वस्थ नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या आप कुछ स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं आप पढ़ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो उस चीज़ को, स्ट्रेस को ज़्यादा ले रहे हैं, मानसिक तनाव ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को पहले हमें देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि होम्योपैथिक दवाई हम आपको बिल्कुल दे सकते हैं। आप हमारे पास आइए। हमारे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एक दिल्ली सरकार का अस्पताल है, ये डिफेंस कॉलोनी में है। आप 8 से लेके 3 बजे तक कभी भी हमारे पास आइए, हम आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करेंगे सिम्टम्स लेकर के, और बाकायदा आपको बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। तो दीपक, जिस भी डॉक्टर को आपने दिखाया है और उन्होंने आपको कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं, तो ये पूरी तरह गलत है। किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को, अगर आप दिल्ली नहीं भी आना चाहते तो पटना में किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से राय लीजिए, चेक कराइए कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और इसका उपचार ज़रूर आपको मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। एक और कॉलर है, विवेक ने हमें इंदौर से कॉल किया है। विवेक, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी विवेक, बताइए। जी मैम, मेरे ना कई सारे स्पॉट सिक्के टाइप के मतलब सर में हो गए हैं, जहाँ से बाल आ ही नहीं रहे हैं। हाँ। और इसका मैंने एलोपैथी इलाज लिया था, उसमें एक सर में बैक साइड में स्पॉट था, वहाँ पे तो बाल आ गए हैं, और वहाँ पे अभी तो पता नहीं लग रहा है कि पहले ऐसा स्पॉट था। बाकी कुछ जगह ऐसा है जो अभी भी स्पॉट बना हुआ है, तो उन्होंने मेरे को लोशन दिया लगाने के लिए और 1-2 दवाई दी है, तो चल रही, बट उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आप कॉल पर बने रहिए विवेक। डॉक्टर अनंता, जो ये बता रहे हैं कि एक पैच पे तो बाल आ गए हैं इनके, बाकी जगह भी जो समस्या है वो बनी हुई है, तो आप क्या राय देंगे इन्हें? जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि एलोपेशिया एरियाटा की प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ बेसिकली एक जगह पे कम्प्लीटली एक बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं, जहाँ पूरी तरह से बाल गायब हो जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में एक से ज़्यादा बार ये इसके एपिसोड्स, बीमारी के एपिसोड्स रहते हैं, बार बार इस तरह का होता है। पर अगर बीमारी लिमिटेड है, 2, 4, 5 पैचेस ही हैं, तो ये फुली ट्रीटेबल है। कई बार ये भी होता है कि अगर अनट्रीटेड भी इसको छोड़ दें तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर और सो ज़्यादातर लोगों में कंप्लीट रीग्रोथ बालों का हो जाता है। पर जितना अगर एक्सटेंसिव होता है बीमारी और जितना लंबे ड्यूरेशन का होता है, उतना थोड़ा सा चांसेस कंप्लीट रीग्रोथ का कम हो जाता है। तो एक बार असेसमेंट करना पड़ेगा कितना एक्सटेंसिव इनका बीमारी है, कितने पैचेस हैं। लिमिटेड पैचेस में, पैचेस के अंदर इंजेक्शन लगाना सबसे बेहतर चीज़ रहती है एडल्ट पेशेंट्स में एटलीस्ट। और अगर मल्टीपल पैचेस होते हैं तो फिर खाने की दवाइयाँ देनी होती हैं, जो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके बीमारी को रोकती हैं और रीग्रोथ करवाते हैं। तो एक असेसमेंट ज़रूरी है एक डर्मेटोलॉजिस्ट का, देखने के लिए कि कितना एक्सटेंट है बीमारी का। ठीक है। और डॉक्टर अलका, कैसे लोग पता करें कि उनके जो बाल झड़ रहे हैं वो अब सामान्य नहीं है, असामान्य रूप से बाल झड़ रहे हैं? जैसा कि हमने पहले भी बताया था, या आपने भी ये दिखाया कि प्रत्येक दिन 100 या 80 के करीब बाल झड़ते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एक असामान्य बात है। एक पैच टेस्ट भी किया जाता है कि अगर हम नॉर्मल बाल को अगर कुछ 15 से 20 या 25 बाल तक को खींच के देखा जाए तो उसमें लगभग 2 या 3 ऐसा नॉर्मल बाल जो हैं टूटते हैं खींचने से। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो बाल
इसका मतलब असामान्य रूप से टूट रहे हैं। बालों का एक एनाजन 3 फेजेस में बाल ग्रो करते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन फेज। तो जब एनाजन एक हेल्दी ग्रोइंग फेज होती है और अधिकतर बाल उसी स्टेज में रहने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो या तो कैटाजन या टीलोजन फेज में है या फिर हेल्दी बाल ज़्यादा टूट रहे हैं। तो इस तरीके से उसको किया जा सकता है। ठीक है, एक और कॉलर है, जयंता मंडली ने कॉल किया है, ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। जयंता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। थैंक यू। मेरा मेल पैटर्न बालनेस है। हाँ हाँ हाँ। और जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। मेरे पापा का भी मतलब मेल पैटर्न बालनेस है। हेलो जी जी, बताइए। तो मेरे कहने का मतलब उसका कोई मतलब इलाज है क्या, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में? अच्छा, ठीक है। आप जयंता, आप बने रहिए कॉल पर। डॉक्टर अलका, आप कुछ पूछना चाहेंगे और इनसे जो बता रहे हैं? से है आपको पैचेस जो बने हैं, एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे? मेरा मेल पैटर्न बालनेस है और जेनेटिक भी है। मतलब मेरे पापा का भी मतलब बाल गिर चुके हैं और मेरा भी मतलब गिर चुका है अभी। मतलब अभी 60% गिर चुके हैं, मतलब फ्रंट साइड से। मेल पैटर्न बाल्डनेस जनरली एम पैटर्न बाल्डनेस होता है, जिसमें टेम्पोरल रीजन और सेंटर से बाल उड़ते हैं और ये मेल हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो इसको ज़रूर हम रोक सकते हैं, मतलब रोक इन द सेंस इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। इसको एकदम से ख़त्म करना, क्योंकि ये हार्मोन रिलेटेड है, मेल के ग्रोथ पैटर्न से रिलेटेड है, लेकिन आयुर्वेदिक इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है इसको डिले करने में। तो एक बार अगर ये मिलें किसी अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से, तो वो उनको खान पान और ऐसे कई लेप, या हमारे यहाँ आयुर्वेद में कुछ ऐसे शोधन डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ मौजूद हैं जिससे उनको किया जा सकता है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है या एलोपेशिया एरिएटा है, उसमें कुछ कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आयुर्वेद में उसको मिथ्या आहार विहार या विरुद्ध आहार कहा गया है। जो लोग अधिक पित्त वाले आहारों का या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, मिल्क के साथ सार प्रोडक्ट्स, मिल्क के साथ सॉल्टी प्रोडक्ट्स, तो उनमें ये प्री डिस्पोजिशन ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखें तो उनको रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। ठीक है। एक और कॉलर है, ऋषि ने धनबाद से कॉल किया है। ऋषि, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी ऋषि, पूछिए सवाल। हाँ मैम, वो जस्ट मेरा बाल जो है वो आगे से स्टार्टिंग हुआ है, मतलब झड़ने के लिए। हाँ, दो साल से मैम। ठीक है, उम्र बताइए अपनी। 30 साल। ठीक है, 2 साल से आपके बाल झड़ रहे हैं। डॉक्टर अनंता, इन्हें आप क्या बताएंगे? और पहले इनके सवाल का जवाब दें, उसके बाद हम एलोपेशिया एरियाटा के बारे में स्पेसिफिकली जानेंगे कि क्या कारण उसके भी होते हैं। पहले आप ऋषि के सवाल का जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं 2 साल से आगे इनके बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, आगे से बालों का ग्रोथ कम है आपका, मतलब गंजापन दिखाई देता है आगे आपको? जस्ट मैंने एक साइड ना, मैंने दोनों साइड से नहीं, मैंने एक साइड से मैं तो बाल मतलब मैंने उसका तरीका भी चेंज किया झाड़ने का। पहले मैंने लेफ्ट साइड से करता था, अब राइट साइड से मैं मतलब उसको कर रहा हूँ। तो डॉक्टर बोले थे कि आप जो बाल जो झाड़ते हैं उसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज कीजिए। जी, तो एक बार असेस करके पता लगाया जा सकता है। जिस तरह से ये बता रहे हैं, मतलब एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एरियाटा दोनों का ही चांस है। तो सॉरी, एक बार डायरेक्ट इनको एग्जामिन करके किस तरह का पैटर्न डेवलप हो रहा है, और कुछ टेस्ट होते हैं जो हम ओपीडी में ही पेशेंट पे कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्राइकोस्कोपी, जिसमें बेसिकली बालों की जड़ों पे और बालों के शाफ्ट्स थोड़े हायर मैग्नीफिकेशन पे देखे जाते हैं असेस करने के लिए किस पैटर्न का बॉल्डनेस है। तो अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। एलोपैथिक में इसके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हेयर रीग्रोथ करा सकते हैं। जिन रीजन्स में बाल जा चुके हैं उनमें जो लिमिटेड होते हैं, वहाँ पे सिर्फ लगाने की ट्रीटमेंट से ही रीग्रोथ हो जाता है। और जो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो रहा है, ज़्यादा एक्सटेंसिव है, उसमें खाने का टैबलेट है, वो भी ऐड ऑन किया जाता है। पर ये ट्रीटमेंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि जब इनको छोड़ा जाता है तो वापस दोबारा से उस तरह का स्टेट आ जाता है। दूसरा, एरियाटा अगर है, क्योंकि एक साइड पे कह रहे हैं कि ज़्यादा लग रहा है, तो एक चांस है कि एरियाटा, एलोपेशिया एरियाटा भी हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अक्रॉस डिफरेंट लाइन्स है। तो एक बार इनका असेसमेंट करना होगा कि डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि दोनों बीमारियों का प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट दोनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एक और कॉलर चारू ने कॉल किया है वाराणसी से। चारू,
शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी चारू, सवाल पूछिए। जी मैम, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो बाल है ना वो आगे की साइड से झड़ रहा है, जो हमारी भौवें हैं उनके ऊपर से झड़ना शुरू हो गया और वो कोने से घुस रहा है। अच्छा, उम्र बताइए अपनी। जी उम्र तो हमारी 24 साल है, 98 बर्थ है। ठीक है चारू, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर जी, अनु, इनकी भी वही दिक्कत है। हाँ जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका भवों से बाल गिर रहे हैं, ये एलोपेशिया एरिएटा का ही एक फॉर्म है, जहाँ की जो पैचेस हैं, जो बाल पैचेस में झड़ते हैं, स्कैल्प से झड़ सकते हैं, बियर्ड से झड़ सकते हैं, आपके आईब्रोज से झड़ सकते हैं, आई लैशेज से झड़ सकते हैं, और इसे हम कहते हैं एलोपेशिया टोटालिस। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराएं, बिकॉज़ इसमें क्योर बहुत अच्छा है, बाल बड़ी जल्दी आते हैं, और ये हेयर के उस फेज़ पे हमारी मेडिसिन्स एक्ट करती हैं जो कि हेयर का ग्रोथ फेज़ होता है। क्योंकि ग्रोथ फेज़ में क्या होता है कि जैसे फॉलिकल में से बाल निकलना था तो वहीं पे वो कमज़ोर हो गया और फॉलिकल मुरझा सा गया। अगर उस फेज़ पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो फॉलिकल में एक नई जान पड़ती है और बाल उगने लगता है। तो इसमें हमें बहुत कामयाबी मिली हुई है। आईब्रोज के ऊपर बाल, आईलिड्स के एलोपेशिया एरिएटा का ही जो एक फॉर्म है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं कहीं से भी, और आपको उसमें बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, राजीव ने कॉल किया है, रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ राजीव, आप सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल कम कर। ठीक है, राजीव से लग रहा है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर अनंता, एलोपेशिया एरियाटा, थोड़ा अगर आप इसके बारे में डिटेल में बताएं कि क्या कारण है, क्यों ये लोगों को होता है, और क्या महिला, पुरुष या उम्र, इसका कोई अलग अलग कारण है, उनके ऊपर अलग प्रभाव है, या किसी को भी हो सकता है किसी भी उम्र में? ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। जनरली जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म होता है वो एक आध पैचेस बनना होता है, जहाँ पे कम्प्लीटली बाल सडनली झड़ जाते हैं उस जगह से। पेशेंट को एक बॉल्ड पैच नज़र आता है। कई बार पेशेंट अपने आप नहीं नोटिस करते, जब हेयर कट कराने जाते हैं या कोई फैमिली मेम्बर नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक पैच बना हुआ है जहाँ बिल्कुल भी बाल नहीं है, क्योंकि अदरवाइज एसिम्टोमेटिक होता है, कुछ लक्षण और नहीं होते, सिम्टम्स पेशेंट को नहीं होते उस जगह पे। अगर यही चीज़ बच्चों में होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ बीमारी होती है। बच्चों में जो प्रोग्नोसिस होता है थोड़ा कम होता है, एडल्ट्स के जितना अच्छा नहीं होता, पर ज़्यादातर लोगों में पैची ही होता है। अगर ये एक्सटेंसिव हो जाता है, जैसे अभी मैम ने डिस्कस करा कि टोटालिस हो जाता है कि पूरे सर के बाल झड़ गए, या बॉडी के और जगह के बाल भी साथ साथ में झड़ने लग गए, तो थोड़ा ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। और लोकलाइज्ड बीमारी बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है और अपने आप भी रीग्रोथ ओवर अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम आ जाता है। जो एक्सटेंसिव बीमारी होती है उसको फॉलोअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, थोड़ी तेज़ दवाइयों की ज़रूरत होती है, और जब बहुत एक्सटेंसिव होती है तो प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड होता है कि कई बार 100% रीग्रोथ नहीं आ पाती। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं, जो लिमिटेड होते हैं, उनमें कंप्लीट रीग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, कुंदन कुमार ने कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है कि मतलब मेरे काफी बाल ग्रेज हो चुके हैं, लगभग 2/3, और मतलब बाएं से दाएं की ओर जब मैं बाल झाड़ता हूँ तो जहाँ पर मतलब आगे का जो बाल है वो काफी उड़ चुके हैं, मतलब पैचेस दिखते हैं, और वहाँ पर बाल आ नहीं रहे हैं। तो मुझे डॉक्टर ने थूजा 200 रिकमेंड किया था होम्योपैथिक से, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। स्कैल्प टोन टैबलेट भी खाया है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, अपनी उम्र बताइए। उम्र है 27 ईयर्स। ठीक है, और ये समस्या आपको कब से हो रही है? समस्या ये बाल तो ग्रेस हो रहे हैं करीब 6-7 साल से, और ये झड़ने वाली बात है ये 2-3 साल से हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर नए बाल आ ही नहीं रहे, झड़ रहे जो वहीं पर मतलब हो जा रहा है। ठीक है, कुंदन आप बताइए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, किससे सलाह लेना चाहेंगे आप? आप मुझे एलोपैथिक की कुछ दवाइयाँ बता दीजिए, क्योंकि मैं एलोपैथिक की दवाइयाँ ले रहा हूँ, पूजा 200 और स्कैल्प टोन। अच्छा, तो उसी से मैं कुछ ठीक है, चाहता हूँ कि उसी से कुछ हो जाए। ठीक है, आप कुंदन को क्या सलाह देंगे डॉक्टर अनंता? एक तो उन्होंने 2 चीज़ बताई, तो बालों का वाइटनेस की प्रॉब्लम है उनको, और हेयर लॉस की प्रॉब्लम है जो उनको आगे की तरफ शायद ये बता रहे हैं हो रहा है। देखिए एज सच वाइटनेस, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है वो बीमारी नहीं है,
वो किसी भी एज में शुरू हो सकता है और उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स इतने सक्सेसफुल नहीं होते आज तक। ऐसे कुछ टेस्ट्स हैं जो ये करा सकते हैं देखने के लिए कि अंदर कोई न्यूट्रिशनल कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, और दूसरा स्ट्रेस एक कारण होता है कुछ लोगों में। पर अदरवाइज़ अगर ये चीज़ रूल आउट हो जाती है तो अदरवाइज़ एज सच सिर्फ ग्रेइंग ऑफ हेयर को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जो किसी भी एज में आ सकता है। और दूसरा अगेन जो हेयर लॉस ये बता रहे हैं जो इनको आगे की तरफ हो रहा है, वो एक पैटर्न बॉल्डनेस, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसकी हमने अभी पहले भी बात करी, वो हो सकता है। बेसिकली जिनके फैमिलीज़ में ये रन कर रहा है, जिनके पेरेंट्स में, फादर में, ग्रैंडफादर में एक्सटेंसिव ये रहा है, उनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है एक अर्ली एज पे ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस आ जाने का। पर ट्रीटमेंट सेम ही होता है ऑल थ्रू, जैसे हमने पहले डिस्कस करा। लगाने का ट्रीटमेंट सफिशिएंट होता है, जिनका लिमिटेड होता है, सिर्फ टेम्पोरल रीजन से बाल झड़ रहे होते हैं, साइड्स डीप हो जाते हैं हेयर लाइन वहाँ से, उनके लिए। और अगर बहुत एक्सटेंसिव हो रहा है तो खाने की मेडिसिन, अगर और भी एक्सटेंसिव है, स्प्रेड हो रहा है, एक हेयर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है। और डॉक्टर अनु, होम्योपैथी स्पेशली जो एलोपेशिया एरियाटा है उसे लेकर क्या कहता है और कितना असरदायक रहा है होम्योपैथी इलाज इसमें? एलोपेशिया एरिएटा में होम्योपैथी की 100% सक्सेस रेट कहूँगी। जितना मेरा तजुर्बा है कि कोई भी केस ऐसा नहीं था जो हम लोग नहीं ठीक कर पाए अपनी ओपीडीज़ में। और आप इतने साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं कदर करती हूँ उन होम्योपैथ की जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बट मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा समय और लगाइए, थोड़े एक अच्छे विशेषज्ञ को, किसी भी को भी दिखाइए, जिससे कि आपकी पूरी हिस्ट्री लेके आपका ये पैटर्न ठीक किया जाए। और बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जो आपके स्पॉट बाल्डनेस जिसको कहते हैं, अगर ये स्पॉट्स आपस में ही घुलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो ये एक बड़ा स्पॉट बनाएंगे जिसको कि ठीक करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ना जाए एलोपेशिया टोटालिस की तरफ, ये ना जाए एलोपेशिया यूनिवर्सालिस की तरफ कि पूरी बॉडी में ही आपका हो जाए। उससे पहले आप इसका अच्छा सा इलाज ज़रूर करा लें। ठीक है। और डॉक्टर अलका, आयुर्वेद क्या कहता है एलोपेशिया एरिएटा को लेकर? आयुर्वेद क्या कहता है, क्यों ये होता है, कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण इसको एक तो आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा गया है। इंद्रलुप्त या खालित्य से इसकी तुलना की गई है। वात और पित्त जब बढ़ के हेयर फॉलिकल्स में अपना स्टेशन बना लेते हैं तो वहाँ से बाल झड़ने शुरू होते हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि रक्त और पित्त मिलके उसको वहाँ के न्यूट्रिशन को या माइक्रो चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से नया बाल नहीं आ पाता है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस होती है और उसमें स्कारिंग नहीं होती। तो ये दिखने में जो स्किन है वो एकदम प्लेन दिखती है, लेकिन हेयर ग्रोथ नहीं होती। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें आँख की प्रवृत्ति, ऑटो इम्यून का भी एक रीज़न आयुर्वेद ने बताया है कि आँख आमजनक होते हैं। जब हम बहुत टाइम तक मिथ्या आर या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं, क्षार द्रव्यों का, लवण वाले द्रव्यों का, या मिल्क के साथ ऐसे जो कॉम्बिनेशन है जिन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो उसमें ये प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा होती है। जेनेटिक टेंडेंसी तो है ही, जिनमें अगर घर में ऐसा है तो उनमें आगे आने के चांसेस हैं, बट ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हम ऐसी दवाइयों को इसमें यूज़ करते हैं कि जो स्रोतशोधक हों, शोधन और शमन तरह की ट्रीटमेंट इसमें की जाती है। जिसमें शोधन में हम इस तरीके के वो करते हैं कि वात और पित्त का शमन हो और वहाँ पे स्रोत शोधन हो, जिससे वहाँ का दोबारा से सर्कुलेशन शुरू हो, फॉलिकल्स आने शुरू हो जाएं। ठीक है। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सुनील ने हमें कॉल किया है। सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम मेरे को पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मेरे को स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन होती है और मेरे पूरे स्कैल्प से बाल निकल रहे हैं। कोई एक एरिया नहीं है स्पेसिफिक जहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप कोई इलाज कर रहे हैं अभी? मैम एक्चुअली मैंने 2 साल पहले विटामिन डी और एक मल्टीविटामिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और उससे थोड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन अब रिसेंटली रेनी सीजन आ गया तो इस वजह से और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है। ठीक है सुनील, आप बताइए, आप एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय। आप किससे सुझाव चाहेंगे? मैम एलोपैथी। डॉक्टर अनंता, आप इन्हें क्या बताएंगे? स्कैल्प में इचिंग होने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। कॉमन रीजंस होते हैं डैंड्रफ, जिसको पिट्रियासिज्म कैपिटिस कहते हैं,
तो इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर वॉशिंग करी जाए। थोड़ा एक्सेसिव जो लॉस होता है, स्केल्स बन जाते हैं, वो रेगुलर अपने शैम्पू से मोर फ्रीक्वेंटली वॉश करेंगे तो वो क्लियर हो जाते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो कुछ मेडिसिनल शैम्पूज दिए जाते हैं जिससे कि वो स्केल्स हट जाए और इचिंग ना हो। और कारण हो सकते हैं, कईयों में कॉमन होता है कि वो डाइज़ यूज़ करते हैं, किसी डाई से रिएक्शन होता है और वो बार बार यूज़ करी जाती हैं तो वो इचिंग बनी रहती है। तो अगर ऐसा कुछ कारण है तो उसको अवॉइड करें या कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करें। और कारण हो सकते हैं कुछ स्कैल्प की पर से बीमारियां होती हैं जिनमें शुरुआत में इचिंग होती है, आगे जाके बाल भी झड़ सकते हैं, तो उसका असेसमेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाना होगा। ठीक है। और एक चीज़ जो सामान्य तौर पर हम सुनते हैं, डॉक्टर अनु आप बताएं, अगर आयरन की कमी है, बायोटिन की कमी है, इसीलिए बाल झड़ रहे हैं और अपने आप लोग अगर सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं इस तरह के, तो ये ठीक है या ये गलत है? मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ बॉडी में नॉर्मल मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस भी किसी चीज़ का गलत है। जो भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम अपना पूरा जांच करा के और पूरे टेस्ट करा के उसके बाद ही देखें कि हमें क्या सप्लीमेंट लेना है, और डॉक्टर की राय से जितनी वो डोज बताते हैं उतनी ही खाएं। आप विटामिन डी ज़्यादा ले रहे हैं, B12 ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी भी हानि हो सकती है। आयरन ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। तो जो नॉर्मल, अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है उस आयरन को ज़्यादा लेने की। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक द टेस्ट फर्स्ट। ठीक है। अमित ने कॉल किया है, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपका शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या समस्या है, क्या सवाल है? हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम मेरे बाल पैचेस में उड़ रहे हैं मैम, हेयर लॉस हो रहा है काफ़ी टाइम से। 1 साल पहले भी मैम यही प्रॉब्लम आई थी, मैं डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी, इंजेक्शन लगवाया था मैम स्कैल्प में और बियर्ड में, पर मैम यही टाइम था पिछले साल, और अब फिर से मैम वही प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप बताइए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, किससे सुझाव लेंगे आप? होम्योपैथी। डॉक्टर नो? देखिए जी, एरिएटा का, एलोपेशिया एरिएटा का ये ही प्रॉब्लम है कि ये कभी भी रिकर कर जाता है। इसका कोई पैटर्न नहीं होता कि आज आपने इंजेक्शन लगा लिए तो अब आप ठीक रहेंगे, क्योंकि इसको इसीलिए हम ऑटो इम्यूनिटी से भी ये लिंक इसका माना जाता है कि कोई भी नहीं बता सकता कि कब ये कितने रूप में दोबारा आएगा। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट थोड़ा सा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो उसको लंबे समय तक ठीक रखेगा और आगे होने से भी रोकेगा, क्योंकि होम्योपैथी का जो असर है वो जड़ से निकालती है बीमारी को, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर आप जैसे ठीक हुए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले आपके बाल आए होंगे सेंटर में आपको थोड़े थोड़े बाल दिखे होंगे, उसके बाद ही आपकी ग्रोथ जो है वो लेटरल बाहर की तरफ गई होगी। और होम्योपैथी का इलाज भी वहीं पे सबसे पहले उसी सिम्टम को ठीक करता है जो सबसे पहले आया था, मतलब जो आपको सबसे पहले हुआ था। तो क्योंकि आपका बाल सेंटर से ही पहले उड़ा था और सेंटर में ही पहले आया है, यही होम्योपैथी का भी तरीका है ठीक करने का। तो ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है आपके लिए कि आप होम्योपैथिक इलाज कराइए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और जो आपका रिकरेंस है वो आपकी कोई उसमें वो नहीं है, आपने कोई रहन सहन के तरीके में कुछ वो नहीं किया, मगर डिजीज़ का अपना प्रोसेस है कि वो रिकर करी है। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको होम्योपैथिक इलाज करा के पूरा जड़ से निकलवा दीजिए। ठीक है। और डॉक्टर अनंता, जैसे हम कह रहे हैं कि एक ऑटो इम्यून विकार है, आम लोगों को कैसे समझाएंगे, इसका मतलब क्या है, क्यों हो जाता है एलोपेशिया एरियाटा? ऑटो इम्यून का मतलब कि अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही कुछ टिश्यूज़ के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। तो एलोपेशिया एरियाटा में जो हमारा हेयर का रूट होता है, जहाँ से बाल उगना शुरू करते हैं, वहाँ के अगेंस्ट कुछ इम्यूनिटी एक्ट करती है और इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। बट ये जो होता है वहाँ पे जड़ें ख़राब नहीं होती, जड़ें परसिस्ट करती हैं और नॉर्मल रहती हैं लंबे टाइम तक, तो इसलिए रीग्रोथ होने का पूरा चांस होता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में थोड़ा ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कब रेकरेंस होगा या नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों में कुछ रेकरेंसेस होते हैं, पर वो 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा या नहीं होगा, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसलिए लॉन्ग टर्म पे उनको कुछ दवाइयाँ दें कि उनको ऑटो इम्यूनिटी दबी रहे, वो जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, तो इसलिए वी हैव टू सी, हम देखना है कि रेकरेंसेस कब होते हैं और उनको ट्रीट करना है। ठीक है। प्रवीण शर्मा जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। प्रवीण, आपका शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछ सकते हैं आप अपना सवाल, पूछिए। मैम, मतलब क्या बाल को झड़ना जेनेटिक हो सकता है? मतलब ये जेनेटिकली चला आ रहा हो, जैसे मतलब पिताजी का मेरे बाल झड़ा हुआ है आगे से दोनों साइड से, और मेरे भैया का भी थोड़ा बहुत मतलब बाल आगे दोनों साइड से
गिर गया है, तो क्या मैम हमारा भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो क्या मतलब आगे ये प्रॉब्लम हमको हो सकती है मैम, और इसका इलाज क्या है मैम? अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी उम्र अभी 19 साल। अच्छा, 19 साल है। डॉक्टर अलका, अगर आप बताएं, क्योंकि हम देखते हैं अनुवांशिक कारण एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पैटर्न में उस फैमिली में बाल उसी तरह से झड़ते हैं, तो ये बड़ा कारण है। और जैसे प्रवीण भी डर रहे हैं अपने लिए, अभी 19 साल की उम्र है, तो ये क्या ऐसा कर सकते हैं जो उनके भाई और पिताजी के बाल जिस तरह से झड़े हैं उतने ना झड़ें? जी, बालों के झड़ने का और खासकर मेल पैटर्न बॉल्डनेस में एक अनुवांशिक कारण बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इनको ये अपना बॉडी टाइप असेसमेंट करा के अपना ये देखना चाहिए कि कौन कौन सा चीज़ें ये अभी प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं उससे थोड़ा सा बच के रहें, जैसे स्ट्रेस से बच के रहें, या फिर जो बहुत ज़्यादा पित्तवर्धक आहार है वो ना लें, जो बहुत मिथ्या आहार विहार या विरुद्ध आहार जैसे बताया वो ना लें, तो उससे उसको डिले किया जा सकता है। और आयुर्वेद में कुछ ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ होती हैं जो हम इंटरनल बायो प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उससे उसको बहुत हद तक डिले किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अच्छा, ठीक है। और एक और कॉलर है, मीनाक्षी ने कॉल किया है, नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। मीनाक्षी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए। मैम एक्चुअली मुझे डायबिटीज है। हेलो, मुझे डायबिटीज है मैम जी। थायराइड भी है। एक्चुअली 4-5 साल से मेरे आगे के बाल झड़ गए हैं मांग से। ठीक है मीनाक्षी, आप टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए और पूछिए फिर अपना सवाल एक बार में। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। मांग से सामने से बाल उड़ गए हैं थोड़े, ठीक है, और वो आते नहीं है, और मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। जी जी ठीक है। आप बालों के लिए भी कोई उपचार कर रही हैं अभी? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैं प्याज का रस लगाती हूँ, बाकी कोई उपचार नहीं किया है मैंने अभी तक। तो अभी बताइए, आप उपचार, आप सुझाव किससे जानना चाहेंगी? एलोपैथी, होम्योपैथिक? होम्योपैथी, जी ठीक है। आप क्या बताएंगे डॉक्टर? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि आपने 2 बातें बताई कि आपको थायराइड है और आपको डायबिटीज़ है, तो ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं आपके बाल झड़ने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक तो आप इनका इलाज ठीक से करिए। आप अपने अगर जो भी थायराइड की दवाई ले रहे हैं आप उसको रेगुलरली लीजिए, बिल्कुल डॉक्टर के हिसाब से लीजिए। और दूसरा, जो आप डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करिए। और दोनों ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस से, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, तो आप अपने तनाव को जितना हो सके उसे कम रखिए, अपनी मानसिक शांति रखिए। और दूसरी बात आपने बोली कि आपकी जो मांग है वो वहाँ से बाल झड़ रहे हैं, इसमें मुझे कहना है कि कभी कभी जो बाल हैं वो स्ट्रेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से झड़ने लगते हैं, तो उसमें आपकी वो जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा बदलिए, मांग को एक नहीं तो दूसरी तरफ से करिए, कंघी हल्की हल्की करिए, क्योंकि वही बाल, घबराइए मत बालों के झड़ने से। कुछ 10% बाल तो वैसे ही अपनी रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, और जो ये बाल रेस्टिंग फेज़ में होते हैं जनरली यही बाल हैं जो गिरते हैं। ये आराम कर रहे होते हैं, हल्के होते हैं, हल्के से अटैच्ड होते हैं, ये गिरते हैं। तो कहीं आपके बाल नहीं जा रहे, बस उनको थोड़ा सा लाइटली बांधिए, थोड़ा नरिशमेंट रखिए और मानसिक तनाव से दूर रहिए। हमारे पास होम्योपैथी का इलाज बहुत अच्छा है, कभी भी आप किसी भी होम्योपैथ को संपर्क कर सकते हैं। यानी एक बात जो आप सभी बता रहे हैं, हमने देखा कई जो माँ हैं वो अपने बच्चों के एक ही तरह से बाल बनाती हैं, चोटी किसी के बना रहे हैं तो बिल्कुल, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। और साथ ही मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि माँ जो होती है बच्चा होने के बाद बच्चे को एक तरह तकिए पे सुला देती है। अच्छा। बच्चा तो लंबे टाइम तक सोता है, माँ का भी बहुत काम निकल जाता है, तो उसको लगता है कि मैं बच्चे को डिस्टर्ब करूँगी, बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। बट बच्चे की बार बार उसका तकिए का, उसका जो सिर का वो है वो बदलना चाहिए, क्योंकि फिर अचानक वो डॉक्टर के पास पहुंचती है कि यहाँ से बाल निकल गए।
इसी तरह से हम जाते हैं, हम सब अच्छा लगना चाहते हैं, बार बार अपने बाल में कर्लर लगाते हैं, रोलर लगाते हैं, ड्रायर, वो सब चीज़ें जो बालों के लिए हैं इतनी हेल्दी नहीं हैं। तो बेटर रहता है कि आप इन चीज़ों को कम से कम यूज़ करिए और नेचुरल वे से सूखने दीजिए बालों को। एक सवाल हमारे पास जीमेल के जरिए आया है। ये गार्गी ने दिल्ली से हमसे सवाल पूछा है। आइए देखते हैं गार्गी का सवाल क्या है। उन्होंने पूछा है, मेरी उम्र 36 साल है, मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं, इसके लिए समाधान बताएं। डॉक्टर अनंता, आप क्या बताएंगे समाधान? पहले एक बार ये असेस करना होगा कि इनको कुछ ये रीसेंट ऑनसेट है या लंबे टाइम से इस तरह से चल रहा है। जो रीसेंट ऑनसेट सडन ऐसे बालों का शेडिंग शुरू हो जाता है, वो जनरली रिलेटेड होता है कि कुछ महीने पहले कुछ डिजीज़ रहा है या कोई इंटेंस ट्रीटमेंट चला है उससे, जिसको हम एक्यूट टीलोजेनिक फ्लूवियम कहते हैं। ये एक्यूटली किसी स्ट्रेस के बाद, फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस के बाद 3-4 महीने 5 महीने के बाद बालों का झड़ना हो जाता है, जो कॉमनली प्रेगनेंसी में भी आफ्टर डिलीवरी देखा जाता है। और अगर ये क्रॉनिक है कि लंबे टाइम से 6 महीने, साल या उससे ज़्यादा से बाल झड़ रहे हैं, तो इनके अलग सेट ऑफ रीजंस होते हैं। कॉमनली कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हमने डिस्कस किया, ये रीज़न फीमेल्स में रहता है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है, अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी होना, ये कॉमन होता है। तो एक वो चीज़ रूल आउट करनी पड़ती है जब ये लंबे टाइम से बालों का झड़ना चल रहा होता है। एंड सेकेंडली थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म खासकर या हाइपोथायराइडिज्म, दोनों में ही बालों का झड़ना हो सकता है। तो एक उसका असेसमेंट चाहिए होता है। तीसरा, फीमेल्स में हमेशा ये रूल आउट करना होता है कि उनको एक फीमेल पैटर्न बॉलनेस, जैसे मेल पैटर्न बॉलनेस हमने देखा, उसी तरह से एक फीमेल पैटर्न बॉलनेस होता है। जैसे अभी पिछले कॉलर ने भी पूछा कि जहाँ सेंट्रल पार्टिंग होती है, बेसिकली फीमेल्स में जब पैटर्न हेयर लॉस होता है तो वहाँ से पार्टिंग वाइडन होने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, वहाँ से बाल कम दिखने लग जाते हैं। तो उसका भी एक हार्मोनल बेसिस होता है। सिमिलर जैसे मेल पैटर्न बॉलनेस का एक हार्मोनल बेसिस है, वैसे एक फीमेल पैटर्न बॉलनेस का भी हार्मोनल बेसिस होता है कि हार्मोन्स किस तरह से एक्ट कर रहे हैं बालों की जड़ों पे, उसकी वजह से वहाँ पे बालों का टूटना और झड़ना हो जाता है और वहाँ से पार्टिंग बड़ी दिखने लग जाती है। तो वो चीज़ एक बार कंफर्म करने के लिए एक डायरेक्ट असेसमेंट और एक, जैसे हमने पहले बात की, ट्राइकोस्कोपी होती है, जिससे वो कर सकते हैं। और एक्सटेंसिव हार्मोनल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स में वो नॉर्मल होते हैं। कुछ अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड्स ऊपर नीचे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, वो चीज़ एक पूछनी होती है। अगर साथ में उनको एक्ने या मोटे बालों का उगना चिन पे, फेस पे, ब्रेस्ट पे और जगह हो रहा है, ये पूछना होता है। अच्छा। ये साइंस होते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स के और साइड्स पे। तो अगर ये सब भी हैं तो लाइकली है कि एक हार्मोनल कॉज है और उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। और अदरवाइज अगर कुछ नहीं निकलता तो फिर लगाने की दवाइयाँ वहाँ पे हेयर रीग्रोथ को वापस स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल। और डॉक्टर अलका, आप बता रहे हैं कि किस तरह का आहार नहीं लेना है और किन चीज़ों से दूर रहना है। अब अगर आप थोड़ा सा बताएं कि बालों की हेल्थ के लिए क्या क्या खाना पीना, कौन सा तेल लगाना अच्छा है, अगर बताएं हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो अपना न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवाना चाहिए, और वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट जैसे सभी एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ आयुषचर्या और ऋतुचर्या के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे सुबह उठ के या जैसे मैं विरुद्ध आहार की बात कर रही थी, तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूध के साथ कभी भी हमें नमकीन चीज़ें नहीं खानी है, फल नहीं खाना है। लोग मैंगो शेक, लोग स्ट्रॉबेरी शेक ये सब बना के पीते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी आप देखिए उसमें एक खट्टा एलिमेंट है, जबकि हम कहते हैं कि दूध और खटाई वाली चीज़ या खट्टी चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि वो क्लॉग करता है। डीप फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी, ये सब पित्त को बढ़ाता है। अभी स्ट्रेस लेवल्स को इनके, हमें जैसे एक कहावत है ना, प्रेजेंट में रहना, तो ये ऐसे ही नहीं है। प्रेजेंट में रहना, रहिए, तनाव मुक्त रहिए। आजकल इस तनाव वाली ज़िंदगी में हम भाग दौड़ की ज़िंदगी है, खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते हैं। खाना खाते हुए मतलब चलते चलते भागते भागते ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है आयुर्वेद में, क्रोध शोक भयात वायु, मतलब क्रोध है, भय है, डर है, स्ट्रेस है, एंगर है, इन सब से वात और पित्त तो बढ़ते ही हैं, और वात पित्त का बढ़ना एक बहुत अहम कारण माना है इस चीज़ों में। इसी तरह जब पूरी तरह डाइजेशन नहीं होता इन सब चीज़ों को लेके, तो आम की मतलब जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बीच में रह जाते हैं, पूरा डाइजेशन नहीं होता। जब इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स बनते हैं तो स्रोतावरोध, माइक्रो चैनल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। माइक्रो चैनल्स का अगर लोकलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहाँ पे फॉलिकल्स का न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है। अच्छा। तो वो भी एक एग्रेवेट करते हैं इन रीजंस को। तो ये सब रीज़न है। ठीक है। तो उसके लिए अपना प्रकृति का असेसमेंट कराएं, हेल्दी डाइट लें। ठीक है। और डॉक्टर अनंता, इसको जो एलोपेशिया एरियाटा की हम बात कर रहे हैं,
ऑटो इम्यून क्योंकि विकार है, प्रॉब्लम है, तो क्या जैसे हम बोलते हैं आजकल केमिकल ज़्यादा है प्रोडक्ट्स में, आप कोई जेल लगा रहे हैं, तेल ना लगा के कोई आप कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इनका उससे एरियाटा से लेना देना नहीं है या इसका कोई संबंध हो सकता है? एलोपेशिया एरियाटा का पर से इन चीज़ों से रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल एक हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है। बाहर की चीज़ों का, बाहर के फैक्टर्स का उसमें ज़्यादा कुछ उसके होने का या रेकरेंस होने का कुछ ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और वैसे अदरवाइज जो डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, टीलोजन इफ्लूएंस जिसको हम कहते हैं, उस पर असर पड़ सकता है कि बालों के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कुछ हार्मफुल जो रिएक्ट कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, उन चीज़ों का उस पर असर पड़ सकता है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, आकाश ने हमें रायपुर छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। आकाश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है? धन्यवाद मैम। मेरी उम्र 26 साल है। मैम, जब भी मैं कभी ऑयल लगाता हूँ सिर में या फिर कंघी करता हूँ, नहाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मैम। क्योंकि मैं इधर उधर ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि शायद पानी इधर उधर का यूज़ करने से भी बालों में फ़र्क पड़ता है। मैम, काफ़ी मतलब परेशान हूँ कुछ चीज़ें, मैं अभी तेल लगाना भी छोड़ दिया है इस चक्कर में सिर में। तो क्या किया जाए मैम? क्या तेल लगाने से सही में कुछ फ़ायदा होता है, नुकसान होता है मैम? ठीक है डॉक्टर अलका, भी हम यही बात कर रहे थे तेल को लेकर भी, तो इनका कारण क्या हो सकता है? कह रहे हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं और इनको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ता है, तो जो पानी वाला इनका है कि क्या अलग अलग पानी के इस्तेमाल से भी दिक्कत हो सकती है, और तेल लगाना ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, तेल लगाने के 2 फैक्टर्स हैं। अभी सबसे पहले तो वो स्टेजिंग, अगर ऑलरेडी स्रोतों का अवरोध है या फिर ऑलरेडी वहाँ फॉलिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो तेल का एब्जॉर्प्शन और वो नहीं होगा। और कई लोग बहुत रगड़ के तेल लगाते हैं, वो भी एक एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ट्रैक्शन या फ्रिक्शन एलोपेशिया उससे होता है। तो तेल लगाना तो आयुर्वेद में बताया है, वो लगाना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारी स्कैल्प हेल्दी होनी चाहिए और उसमें स्रोतावरोध या फ्रिक्शन नहीं होना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये पानी वाला भी कुछ हो सकता है? अगर आप में से कोई बताए पानी का अलग अलग इस्तेमाल, क्या ये कोई समस्या हो सकती है? तो हार्ड वाटर अगर यूज़ करा जाए बाल के वॉशिंग के लिए, तो वो कई बार एक फैक्टर हो जाता है कुछ लोगों में। तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पानी नेचुरली हार्ड आता है, तो वो एक रीज़न कई बार बन जाता है हेयर फॉल का। यानी एक बार ये किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के जानना आपको ज़रूरी है कि क्या वजह हो सकती है। कहीं जैसे डॉक्टर भी बता रहे हैं कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर किसी विटामिन की कमी, कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है। एक बार अगर आप और जांच कराएं तो मुझे लगता है आपकी मदद होगी। एक और कॉलर है, रेखा ने हमें कॉल किया है, जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है। रेखा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है? थैंक यू मैम। मैम, मेरे मांग से बाल झड़ना शुरू हो गए मैम, जो आप बता रहे थे बाल झड़ रहे हैं मैम, पीछे से पूरा सर गंजा हो गया है। तो इसके लिए प्लीज कोई इलाज बताओ। मैंने बहुत इलाज करवाया, दवाइयाँ भी खाई हैं, घरेलू उपाय भी किए, लेकिन मैम कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये आप उम्र बता दीजिए और ये कब से है समस्या? मैम 36 और मैम 3-4 साल से हो रहा है और पूरा पीछे से पूरा आधा सर नंगा हो गया। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि एलोपैथी सुझाव चाहेंगे आप या आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, किससे पूछेंगे आप? मैम किसी से भी, लेकिन कोई प्लीज कोई सुझाव दे दीजिए। तो अभी जो आपने उपचार किया है वो आपने एलोपैथी दवाई ली है? मैम बहुत कुछ लिया, एलोपैथिक भी ली है, दवाइयाँ खाई हैं, लगाई हैं, घर पे बड़े घरेलू उपाय किए हैं मैम। ठीक है। और ये जो आपकी समस्या है वो बढ़ गई है और या वहीं रुकी है? बहुत बढ़ गई है मैम, बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर अनंता, जिस तरह का ये पैटर्न बता रहे हैं कि पीछे अलोंग दी हेयर लाइन के बाल पूरी तरह झड़ गए, इसको ऊफियाटिक पैटर्न ऑफ एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। ये एक तरह का पैटर्न है एरियाटा का जिसमें प्रोग्नोसिस थोड़ा कम अच्छा होता है और पैटर्न से, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पर क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि हेयर रीग्रोथ पोटेंशियल परसिस्ट करता है, मतलब हेयर में अभी भी जड़ में पोटेंशियल है बालों को दोबारा उगाने का, तो ट्रीटमेंट हेल्प करेगा, पर लॉन्ग टर्म चाहिए होगा। स्पेशली इस तरह के एलोपेशिया एरियाटा के पैटर्न में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो जल्दी चेंज ना करें ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट के साथ परसिस्ट करें, फॉलोअप करें, और रीग्रोथ आ सकती है, काफ़ी चांसेस है कि रीग्रोथ होगा इनका। और डॉक्टर अनु, आप क्या बताएंगी? मेरा बिल्कुल, मैं सहमत हूँ मैम के साथ। और दूसरी बात ये है कि आपका जो एलोपेशिया एरिएटा का ये पैटर्न है, इसमें
क्योर बहुत अच्छा हो जाता है, सिर्फ इलाज की ज़रूरत है क्योंकि अभी फॉलिकल मरा नहीं है, फॉलिकल अभी ज़िंदा है। इस टाइम पे फॉलिकल को कोई भी मेडिसिन मिलेगी वो रिएक्ट करेगा और वो हेयर को उगाएगा। तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना लग के इलाज करें और इसको बढ़ने मत दें। ऐसा ना हो कि आपका ये टोटालिस पूरा और बढ़कर बीमारी इतनी मुश्किल हो जाए कि ठीक करनी थोड़ी हमारे लिए मुश्किल हो। उससे पहले आप इसका इलाज करा लीजिए। ठीक है, एक और कॉलर है, विजय ने कॉल किया है दिल्ली से। विजय आप हाँ मैं विजय बात कर रहा हूँ। हाँ विजय बताइए, सवाल क्या है? मैम मुझे सोराइटिस है पिछले 3 साल से। अच्छा। उसकी वजह से मेरे सर पे प्लेक्स हैं बहुत ज़्यादा और बाल भी झड़ते हैं। और क्या कहते हैं मैम, मैंने पिछले 3 साल से तो मैंने 1 साल एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, तो मैं अप्रैल से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो मेरे को होम्योपैथिक से मेरा बॉडी तो कब क्योर हो चुका है, बट मेरे सर पे वो जा नहीं रहा है प्लेक्स, पूरा सर गंजा हो चुका है और सर पे मोस्टली पैचेस हैं अभी भी 80%, 7 to 80% वो कवर कर चुका है मेरे सर को। ठीक है। तो मैम मेरे को एक तो सोराइसिस के लिए पूछना है और एक बाल जो सोराइसिस की वजह से ही झड़ रहे हैं उसके लिए भी पूछना है मैम, तीनों विशेषज्ञ से कोई ट्रीटमेंट है या ये क्यूरेबल है डिजीज की नहीं। ठीक है, हम तीनों डॉक्टर से जानेंगे। पहले डॉक्टर नु, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सोराइसिस बॉडी से तो ठीक हो गया होम्योपैथी की वजह से, लेकिन बालों का जो है वो ठीक नहीं हो रहा। सोरियासिस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसको हम उसका कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, कब आएगा दोबारा, हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप जो 2 बातें बता रहे हैं कि बॉडी से ठीक हो गया और सर पे है, तो वो देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि क्या कोई और इन्फेक्शन कोएग्जिस्ट कर रही है या कि वो जो पैचेस हैं वो सोरियासिस के ही हैं। हो सकता है कि आपको एलोपेशिया एरिएटा हो और सोरियासिस जो है बॉडी से ठीक हो गया हो। तो ये देख के बता पाएंगे कि क्या कारण है और उसको कारण के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। रही बात सोरियासिस की, हम बिल्कुल आपको फर्स्ट क्लास ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। आपकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल के आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर अनंता, इनके लिए आप क्या बताएंगे? सोराइसिस जब स्कैल्प में जाता है, मतलब कॉमनली कई लोगों में स्कैल्प में होता है, नॉर्मली हेयर लॉस उसके साथ नहीं होता, और अगर बहुत एक्सटेंसिव है, सीवियर है, तो कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हेयर लॉस की। तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट स्कैल्प पे, बाकी बॉडी में सिमिलर लाइंस पे ही होता है। कुछ शैम्पूज़ होते हैं जो एक्सेसिव स्केल जो डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, जो पपड़ी जम जाती है, उसको क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। और इन एडिशन कुछ और टॉपिकल लोशंस होते हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है। नॉर्मली जब वो सोराइसिस का एलिमेंट वहाँ ठीक हो जाता है तो हेयर शेडिंग जो पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ट्रीटेबल है, बट सोराइसिस के अगेन रेकरेंसेस होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट ट्रीटमेंट की जिससे आगे कभी ना हो, वो एज सच नहीं होता इस तरह से। तो बट स्कैल्प सोराइसिस मतलब ट्रीटेबल है, बट टेक्स टाइम, तो थोड़ा परसिस्टेंट ट्रीटमेंट करें, हो जाएगा। ठीक है। दीपक कुमार ने कॉल किया है, ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम है कि जैसे हम ड्यूटी के दौरान में, एक्चुअली मैं हम आर्मी में सर्विस करता हूँ। अच्छा। तो ड्यूटी के दौरान ऐसे जो क्या मतलब सुबह क्या पहनते हैं तो ऐसे ही शाम को उतरता नहीं जैसे बोलते हैं, तो पसीना निकलने के बाद वो बाल, अभी मेरा उम्र एक्चुअली मैम 25, तो अभी से बाल झड़ना शुरू हो गया। एक्चुअली आफ्टर 4 ईयर सर्विस से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। इसका अभी तक तो कोई इलाज नहीं करवाया हूँ, ऐसे खान पान के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी आयुर्वेदिक उपचार जो मिल जाए कि फिक्सेशन हो जाए, इसीलिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अलका, आप क्या बताएंगी? क्या कैप पहने रहने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर है तो उसको कैसे, क्या खान पान से ठीक किया जा सकता है अगर जैसे इनके बाल झड़ रहे हैं? कैप पहने रहने से एक बार ये होता है कि फ्रिक्शनल जो एलोपेशिया या फ्रिक्शन से जो बाल टूटते हैं, जैसे मैडम ने बताया था कि एक तरफ सोए रहने से, खींचे रहने से, तो कैप से भी वही असर हो सकता है। दूसरा, वहाँ का एयर, उसको एरेशन पूरा होना चाहिए वहाँ पे। और इनके केसेस में जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आया वहाँ पे, वहीं पे वो जम गया, फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो गया, तो वो माइक्रो चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक बार उनको देख के और बाकी का असेसमेंट करवाना होगा कि इनको और कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके बाद हम डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ थेरेपीज़ या शोधन और शमन की थेरेपीज़ करते हैं, तो आई थिंक हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेंगे। जीमेल के ज़रिए सवाल आया है, आइए देखते हैं क्या सवाल है। ये सवाल हरीश ने पूछा है दिल्ली से।
मेरी उम्र 34 साल है। मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वहाँ खारा पानी आता है। मैं यहाँ 8 साल से रहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। उपचार बताएं। डॉक्टर अरिंदा, अगर आप बताएं, ये खारा पानी को लेकर भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहती है कि हमारे एरिया में खारा पानी आता है। इसका कितना असर पड़ता है और कुछ किया जा सकता है क्या इसके लिए? एक्चुअली इतना डिफाइन नहीं है कि हर पेशेंट में जो खारा पानी अगर शैम्पू करने के लिए यूज़ करें उनमें हेयर लॉस होगा ही, बट ये वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है जिसको हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट और असेसमेंट करने में। पर फर्दर अगर और कॉजेज़ नहीं हमें मतलब इग्नोर करने चाहिए, बस इस कॉज को हम फर्दर वो करें। तो और कॉजेज़ अगर इनका इतने लंबे टाइम से हेयर फॉल हो रहा है, तो जैसे हमने डिस्कस करे कुछ इंटरनल डिजीजेज, अनीमिया, थायराइड डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, ये सब कॉजेज़ भी इनटू अकाउंट लेने चाहिए। एक फैक्टर हार्ड वाटर मतलब खारा पानी यूज़ करना शैम्पूइंग में हो सकता है, बट देन दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। और फैक्टर्स हमें देखने होंगे और असेस करने होंगे इनके केस में। ठीक है। और डॉक्टर अनु, जैसे आपने बताया कि एलोपेशिया एरियाटा के जो भी पेशेंट्स आए हैं आपने सबको खुश करके ही भेजा है, सबका अच्छे से इलाज किया है। मैं ये जानना चाहूँगी, कई लोग ऐसे हैं जिनको आप कह रहे हैं ना, कई लोगों को दोबारा भी आ सकता है, जिनके बाल पूरी तरह से चले गए हैं, या फिर और भी ऐसे मरीज़ हैं कैंसर की वजह से, या फिर डायबिटीज़ है, या कोई हार्ट डिजीज़ है, बाल नहीं हैं, क्या उनको वापस लाना मुमकिन है? अब ऐसा है कि मैम ने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर ये बाल आपके टोटली चले गए हैं, अगर ये एलोपेशिया टोटालिस की तरफ, एलोपेशिया यूनिवर्सालिस की तरफ चला गया है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका इलाज करना। हालांकि ना नहीं है, बट मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शुरू में बीमारी को पकड़ना, और वो जो छोटा सा एक दिन इसका आना भी बड़ा वो होता है कि एक दिन आप सुबह उठे तो आपको बियर्ड में एक पैच दिख गया, एक दिन सुबह उठे तो आपको, या ये भी हो सकता है कि पता ही नहीं चला, किसी ने कहा ये देखो तुम्हारा एक वाइट पैच है। तो इसका, क्योंकि बीमारी का हम कुछ नहीं कह सकते कि कब आएगी, कैसे जाएगी, इसलिए अपना ध्यान रखें। और अगर मामूली सा भी कुछ नज़र आता है तो उसको उस स्टेज तक मत लेके जाइए कि वो बढ़कर बड़ा सा हो जाए और फिर डॉक्टर को इलाज करने में थोड़ी मुश्किल आए। तो बेटर है कि आप शुरू में ही ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर अरिंदा, आप क्या बताएंगी, कई लोग निराश होते हैं जिनके बाल नहीं आ रहे हैं दोबारा, क्या ऐसे नए ट्रीटमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे हम सुनते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, PRP, बहुत सारे ऐसे नाम हम सुनते हैं, तो ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं जो पूरी तरह निराश हो चुके हैं, जिनके बाल नहीं आ रहे हैं? हेयर ट्रांसप्लांट का रोल है जब एक एक्सटेंसिव मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस हो चुका है, तो वहाँ पे बेसिकली स्कैल्प में कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस नहीं होता हेयर रिग्रोथ पे, तो वो हार्मोन्स के अंडर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वहाँ से बाल लेके दूसरी जगहों पे जहाँ पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसकी वजह से बाल झड़ गए हैं, वहाँ पे बाल रिप्लेस करे जा सकते हैं, तो वो इफ़ेक्टिव होता है। इन एडिशन कुछ पैचेस, कुछ हेयर फॉल के कॉजेज़ होते हैं जिनमें जड़ें ही ख़राब हो चुकी होती हैं एक पर्टिकुलर पैच में, जिनको हम सिकाट्रिशियल एलोपेशियाज कहते हैं या स्कारिंग एलोपेशिया। तो उन जगहों में रूट्स को रिप्लेस करने के लिए अगेन हेयर ट्रांसप्लांट का रोल है। तो इन 2-3 कंडीशंस में है। PRP इतना इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत चीज़ों में यूज़ करा गया है पर बहुत इस्टेब्लिश अभी तक ये नहीं हुआ है। तो दे आर बेटर ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव्स लगाने का, खाने का, प्लस ट्रांसप्लांटेशन विच हैव बेटर एविडेंस। यानी मतलब यही है कि अगर आपको भी एहसास हो रहा है कि आपके बालों में कुछ समस्या है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और जो उपाय बताए जाएं उनको आप अपनाएं। और इस कार्यक्रम के ज़रिए भी आपने देखा कि कैसे एलोपेशिया की बीमारी को पहचान कर उसका सही उपचार किया जा सकता है। साथ ही आपको इस समस्या से 2-4 ही ना होना पड़े, उसके लिए भी आप कैसे अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में समय यहीं पूरा हो गया है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए। तो आप भी अपनाइए ये सलाह और सुझाव और रहिए स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में बात होगी कैटरैक्ट ऑपरेशन की, और उसके कारण भी जानेंगे, निदान जानेंगे, किस तरह से ऑपरेशन कराया जा सकता है, कैसे उपचार हो सकता है, आप सब कुछ जान सकेंगे हमारे अगले अंक में। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।